हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का क्विकली रिव्यू कर रहे हैं। उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक जो उसकी थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को हम क्विकली रिव्यू कर रहे हैं, दिमाग में लेकर के आ रहे हैं। जो आपने स्कूल एजुकेशन में पढ़ा हुआ है उसे हम वापस रिकॉल कर रहे हैं ताकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था, ये समझा दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिन कैसे हुआ मैथमेटिक्स में, क्यों और कैसे इन्हें इन्वॉल्व किया गया, किस तरह से इन्हें शामिल किया गया और किस तरह से इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देने की कोशिश की गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो सेट फील्ड बनता है प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। वो मैं आपको पिछले लेक्चर में याद दिला चुका हूं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ा हुआ है फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई थिंक आपको पूरी तरह से ध्यान है। मैंने ये भी आपको समझा दिया था पिछले लेक्चर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो सेट R2 सेट से सिमिलर सेट है। R2 सेट मैंने आपको बना करके भी बताया था। ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट यहां मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से। आप ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिसमें दोनों कंपोनेंट्स रियल नंबर्स के लिए गए हों, आप अगर इसे तैयार करेंगे तो ये R क्रॉस R कहलाएगा। R क्रॉस R को हमने ब्रीफ में R2 लिख दिया था। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और ये सेट R2 है। दोनों सेट सिमिलर हैं, इन दोनों में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। इसका मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया था, मैं फिर से आपको बता देता हूं। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया जा सकता है और प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि अगर हम इससे कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट को R2 से सिमिलर बता देते हैं जहां ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट के रूप में ट्रीट किए जा सकते हैं और कोऑर्डिनेट के रूप में ट्रीट होने के कारण कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय जो हम निर्देशांक प्रणाली पढ़ते हैं उसमें जो 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन हम काम में लेते हैं, निर्देश तंत्र फ्रेम जो काम में लेते हैं, उस फ्रेम के अंतर्गत उस निर्देश तंत्र में हम इस ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट कर सकते हैं एज ए पॉइंट। इसका अर्थ ये हुआ कि हम प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कोऑर्डिनेट के रूप में 2D प्लेन के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। 2D प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, राइट? ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए आज हम मुख्य रूप से 2-3 बातों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो हम यह समझने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करेंगे तो वहां हमें किन किन बातों को सोचना है, सीखना है, देखना है, समझना है, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग, उससे रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या डेवलप हो सकते हैं वो उसी में से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है XY, इसे यदि मैं यहां 2D प्लेन, 2 डायमेंशन में प्लेन बना लेता हूं, 2 एक्सिस हम बना लेते हैं। ये मैंने 2 एक्सिस कंसीडर कर ली है, 4 क्वाड्रेंट्स 2 एक्सिस के साथ मैंने यहां बना दिए हैं। ओरिजिन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये निर्देश तंत्र फ्रेम मैंने यहां पर बनाया है। इस पर आप कोई पॉइंट प्लॉट कीजिए। मैं मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं, तो इसका बेसिकली मीनिंग यह है कि जरूर एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख सकता हूं x प्लस आयोटा y, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर पॉइंट मार्क कर सकता हूं। ओके, चलिए अब देखिए क्या होगा। मतलब मैं ये कह पाऊंगा कि जो z है वो इक्विवेलेंट है इस xy से। कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम z कहें या xy कहें, हैविंग द सेम मीनिंग। अब देखो यहीं से कुछ चीजें डेवलप होने लगेंगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई अब यहाँ x किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा जवाब आएगा कि सर यहां से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी हेल्प करने लग जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसे m बोल देंगे, तो ये डिस्टेंस हमारे पास x होगी, राइट? और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारे पास y होगी अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर आप इस O को P से डायरेक्टली मिला देते हैं
तो O से P बिंदु की दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगी अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सबको आती है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल दें। तो अब यहां क्या किया गया, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था उसका इमेजिनरी पार्ट हमें यहां नजर आएगा हमेशा, जो रियल पार्ट है वो हमें यहां नजर आएगा, राइट। ये जो टर्म है O से लेकर के P बिंदु तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को परिमाणात्मक रूप में मॉड्यूलस के रूप में, चूंकि डिस्टेंस है इसलिए इसे इस z का परिमाण मॉड्यूलस नाम दे दिया गया कि इट इज द मॉड्यूलस ऑफ द z। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मॉड्यूलस ऑफ द z क्या है, मॉड्यूलस ऑफ द z है ओरिजिन से वो जो पॉइंट हमने लिया है, जो z बराबर एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो पॉइंट है वो O से कितनी दूरी पर है, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द O वेयर P इज द पॉइंट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z x y। ओके, अब देखिए यहीं पर कई सारी चीजें अब डेवलप होने लगेंगी। देखो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई आप एक काम कीजिए और ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट की इस एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लीजिए। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं, 2D ज्योमेट्री पर बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अब अगर हम काम करना शुरू करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कौन कौन सी चीजें निकल करके आती हैं वो हम देखते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लीजिए, इमेज प्रतिबिंब। तो जब आप प्रतिबिंब लेंगे तो आप जानते हैं कि इसके अबाउट जो प्रतिबिंब होगा वो इससे इतनी ही दूरी पर नीचे इधर की तरफ होगा, राइट, ये डिस्टेंस, राइट। और यहां पर अगर ये डिस्टेंस सेम है, ये हाइट और ये वाली हाइट सेम है, तो मैं अगर इसको इससे मिला दूं तो ये डिस्टेंस भी r ही रहेगी, ये भी वापस मेरे पास क्या रहेगी, r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मुझे ध्यान है कि इस पी एक्स वाई की जो इमेज मुझे मिलेगी एक्स एक्सिस के अबाउट, वो इमेज x कोमा माइनस वाई मिलेगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक प्रणाली, हम एक्स एक्सिस के नीचे जा चुके हैं, ये वाली डिस्टेंस उतनी ही है लेकिन ये वाली नीचे जा चुकी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुंच चुके हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो अब सोचिए कि ये जो पॉइंट मुझे यहां मिलेगा, इस पॉइंट से रिलेटेड अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो x माइनस आयोटा y होगा। ध्यान से देखिए, x माइनस आयोटा y, क्योंकि अब y की जगह क्या आ चुका है, यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिख सकता हूं, x प्लस आयोटा y, राइट, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एक्स वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में x प्लस आयोटा वाई। तो फिर जब मैं इसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज लिखकर फिर जब मैं यहां पॉइंट लिखूंगा तो वो जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस नंबर को भी एक नाम दिया गया, एक प्रतीक चिन्ह दिया गया, और वो प्रतीक चिन्ह, वो सिंबल है z बार। ध्यान से बात को समझिएगा, आप लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए आपको ये सारी बातें बिल्कुल सामान्य लगेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने नाम क्या दे दिया है, z बार, राइट। इस z बार को कहा गया कॉन्जुगेट ऑफ द z, z का संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स नंबर z की संयुग्मी संख्या। ओके, ये z और ये जो z बार है, इन्होंने एक युग्म का निर्माण किया। इस युग्म में कई सारे प्रॉपर्टीज थी, वो सब हम लेटर ऑन बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें डेवलप हुई जब कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम डेवलप किया गया, तो क्या क्या चीजें इनिशियली डेवलप की गई, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो z बार इज ए नंबर विच इज द कॉन्जुगेट ऑफ द z, जो कि z का कॉन्जुगेट है। और हमने फिर देखा, ये पाया कि भाई इसमें तो ये रिलेशन है कि जहां z में आयोटा नजर आता है वहां इसके अंदर माइनस आयोटा नजर आ रहा है। तो बस यहीं से एक सिस्टम बन गया कि किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट अगर हमें लिखना है तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा लिख दो, उस नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब बेसिकली ज्योमेट्रिकली आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। कॉन्जुगेट का मतलब है एक्स एक्सिस के अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट की इमेज, प्रतिबिंब एक्स एक्सिस के अबाउट। ओके, तो
आई थिंक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का रिलेशन हमें समझ में आ जाता है। इस सारे डिस्क्रिप्शन के बाद ये बात क्लियर हो जाती है। हम एक कोशिश और करते हैं, हम इस पी पॉइंट की इमेज y एक्सिस के अबाउट लेकर के देखते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां कौन सा z डेवलप होता है। तो जब आप इसकी इमेज इधर की तरफ लेंगे तो कुछ स्थिति ऐसी होगी, यहां कहीं इसका प्रतिबिंब मुझे मिलेगा, इसकी इमेज मिलेगी, राइट। और ये मैं इसको इससे मिला दूं, ये मैंने इसका प्रतिबिंब ले लिया है। अब सोचिए ये जो पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस पॉइंट को क्या देगी, सोचिए ध्यान से। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पी एक्स वाई जब इधर की तरफ हमें नजर आएगा तो एक्स जो है वो माइनस एक्स बन चुका होगा, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस एक्स कोमा वाई होंगे। अब जरा सोचिए माइनस एक्स कोमा वाई के लिए यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। ध्यान से देखिए, राइट। यदि इस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहां जो पॉइंट है ये माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इस स्टार्टिंग में जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था उससे क्या रिलेशन है, तो हम वो चीज बनाना चाहेंगे। तो वो चीज जब आप बनाना चाहेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। सोचिए x माइनस आयोटा वाई जो था ये तो अभी अभी हमने z बार लिखा था, ये रहा z बार, तो मैं इसे माइनस z बार बोल सकूंगा। आराम से सोचिए, तो ये जो नंबर यहां नजर आता है ये नंबर, अब मैं इसे बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है ये माइनस z बार है। मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस z बार। तो उधर की तरफ यदि आप z नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z लेते हैं, तो y एक्सिस के अबाउट सेकेंड क्वाड्रेंट में जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर क्या है, माइनस z बार। इसको लिख देते हैं माइनस z बार। देखिए माइनस z बार इज इक्वल टू माइनस एक्स कोमा वाई। आराम से बात बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। लेट्स सी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएं तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति बना सकते हैं। यहां कहीं पर इसको इससे फिर से मिला दिया जाए, ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r ही रहेगी, और हम ये पाएंगे कि अब यहां जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग माइनस एक्स माइनस वाई होना चाहिए। विचार कीजिए, अगर ये माइनस एक्स माइनस वाई होना चाहिए तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। और अब आप माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, और ये जो नंबर आपको मिलेगा ये माइनस जेड होगा। सी केयरफुली, राइट। तो ये नंबर अब मेरे पास क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो नंबर है ये माइनस जेड है। फिर इसको इससे मिला दें तो हम पाएंगे कि हमने एक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, एक स्क्वायर जिसके चारों कॉर्नर्स पर 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट्स का z से सीधा रिलेशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम इसे z बोलेंगे तो हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस z बार बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम इसे माइनस z बोलेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसे z बार बोलेंगे। और इन सब का मॉड्यूलस समान होगा, इनका सबका परिमाण समान होगा, सबको मैंने r लिख रखा है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यहां पर आप एक काम और कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से ध्यान है कि जो इमेज हम प्रतिबिंब जो हम ले रहे थे x एक्सिस के अबाउट y एक्सिस के अबाउट, ऐसा ही प्रतिबिंब ऐसी ही इमेज मूल बिंदु के सापेक्ष भी तो ली जा सकती है। आपको ध्यान में लाना होगा कि जब आप 2D ज्योमेट्री में मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब लेते हैं इमेज अबाउट द ओरिजिन, तो क्या होता है, आपको निश्चित रूप से ध्यान आएगा कि उसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आएगी। अगर यहां पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो यहां पर कोऑर्डिनेट माइनस एक्स माइनस वाई है। ये जो है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहां पहुंचाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाएगी। तो अगर वो नंबर z है तो इधर वाला नंबर माइनस z हो गया। हम डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड पर बता सकते हैं
कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर आप z लोगे तो उसकी इमेज मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में लेने पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें -z मिलेगा। फिर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये -z बार है, इसकी मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में इमेज लीजिए तो इसका नेगेटिव मिलेगा। अब इसका नेगेटिव कितना है, -z बार का नेगेटिव z बार है। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप अपने दिमाग को दिखाते हुए चलेंगे ना तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आने लग जाएगा कि हाँ यार ये तो सब चीजें वैसे के वैसे ही चल रही हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता चला जाता है। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं, हम किसी भी पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लिख सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज लिख सकते हैं, ओरिजिन के अबाउट इमेज लिख सकते हैं और उन्हें वापस z में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये z है, ये z बार है, ये -z बार है, ये -z है। आई थिंक ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि इन चारों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का परिमाण मॉड्यूलस एक जैसा है, बराबर है, r है। देखो चारों जगहों पर आपको परिमाण r मिलेगा। क्यों है r? क्योंकि r का फॉर्मूला हमने लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का इफेक्ट समाप्त हो जाएगा, माइनस का तो कोई प्रभाव बचेगा ही नहीं। -x का होल स्क्वायर करो या x का होल स्क्वायर करो, बात तो बराबर है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड यहां पर समझाने की कोशिश की है। अब हम यहां जो हमने कॉन्जुगेट बनाया है, z के बाद मैंने कॉन्जुगेट बनाया है z बार। हम इस z बार से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं कि ये z बार किस तरह की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, z का, z बार का और इस मॉड्यूलस का क्या रिलेशन है, उन सब बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। ओके, चलिए देखिए। तो देखिए कॉन्जुगेट को हम समझते हैं। कॉन्जुगेट में जहां हमने कहा था कि आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट। तो वो कॉन्जुगेट उस पर बात करें हम उससे पहले एक दो बातें और हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ये मान लें कि हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमें ध्यान है कि यहाँ पर x भी रियल नंबर है और y जो है वो भी रियल नंबर ही है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि अगर ये दोनों मेरे पास नंबर मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं तो आई थिंक आपको ये बात तो सभी को पता है कि इसमें यदि y की वैल्यू को हम 0 कर दें, व्हाट हैपेंड देन? आप अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में y की वैल्यू 0 कर दें, क्योंकि y रियल नंबर है, रियल नंबर तो कभी कभी 0 भी हो सकता है। जब आप y को 0 करेंगे देन व्हाट हैपेंड, तो क्या होगा, जो z था वो केवल x रह जाएगा और ये जो x है ये प्योर रियल नंबर है, इसमें आयोटा खत्म हो गया है। जब आयोटा खत्म हो जाए, आयोटा वेनिश हो जाए तो प्योर रियल नंबर आपको मिलेगा। अब इसको जरा 2D ज्योमेट्री से भी रिलेट करो। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो 2D ज्योमेट्री में x एक्सिस की इक्वेशन है, x एक्सिस की, और x एक्सिस की इक्वेशन पे तो रियल नंबर लाइन ही तो होती है। तो x एक्सिस पर तो प्योरली हमें क्या मिलते हैं, रियल नंबर्स मिलते हैं। बस इसी बात को ध्यान रख लें। तो y बराबर 0 कभी भी आपको मिलता है, आप उस z को कहेंगे कि वो z प्योर रियल है। इसकी विपरीत उल्टा हो जाए, विपरीत काम हो जाए, x की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, z का मान आयोटा y हो जाएगा। और z का मान अगर आयोटा y हो गया तो ये आयोटा इसको इमेजिनरी बना करके रखेगा, लेकिन ये प्योर इमेजिनरी है क्योंकि इसमें मिश्रण नहीं हुआ। मेरा पिछला लेक्चर रिकॉल कीजिए, मैंने कहा था आपसे कि हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, सम्मिश्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो तरह के नंबर्स को मिला दिया गया है, रियल नंबर और आयोटा y, रियल नंबर x और आयोटा y दोनों को मिला दिया गया है, इसलिए सम्मिश्र बोलते हैं। तो सोचिए ना, यहाँ पर x तो खत्म ही हो गया है, अगर x खत्म हो जाएगा तो ये जो नंबर है ये प्योर इमेजिनरी कहलाएगा, प्योर इमेजिनरी, शुद्ध रूप से काल्पनिक, शुद्ध रूप से वास्तविक, इस तरह के दो नंबर्स हमारे पास होंगे। अब देखिए, अब अगर हम z बार पर बात करें और उसकी प्रॉपर्टीज पर बात करें तो क्या होता है, देखिए हमारे पास जो z है वो x प्लस आयोटा y है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप z बार लिखिए, मतलब इसका कॉन्जुगेट लिखिए, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिसाइड किया था, हम आयोटा को माइनस आयोटा कर देंगे, x माइनस आयोटा y। कुछ बातों पर अब हम यहां ध्यान ले जाने की कोशिश करते हैं। हम इसकी z बार की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो, इसकी पहली प्रॉपर्टी आपको ये नजर आएगी कि जो z बार है, यदि आप इस बार पर एक बार और बार लगा दें, क्या मीनिंग हुआ इसका, आप तो समझदार हैं,
जेड बार पर एक बार और बार लगा दें, मतलब मैंने एक बार इस पर जेड पर बार लगाया तो एक्स प्लस आयोटा वाई पर बार लगा, दो बार बार, एक बार बार हम हटाएंगे तो ये एक्स माइनस आयोटा वाई, राइट। और फिर एक बार और हम यहां से बार को हटाएं तो फिर हम आयोटा को माइनस आयोटा करेंगे तो फिर ये वापस एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा, यानी कि जेड आ जाएगा। ये बातें तो आपको बहुत अच्छे से पता है। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट इज अगेन द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं दो बार कॉन्जुगेट ले लूं तो एक बार मैंने आयोटा को माइनस आयोटा किया, फिर से आयोटा को माइनस आयोटा कर दूं तो वापस वो प्लस आयोटा हो जाएगा, यानी कि हमें वापस क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। बहुत ही साधारण सी बात है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर दो बार आप कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आप वापस उसी जेड पर पहुंच जाएंगे। इमेज ऑफ द इमेज, अगर मैंने आपसे कहा कि एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लीजिए और फिर वापस इमेज ले लीजिए तो आप वापस प्री इमेज पर पहुंच जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। चलो ओके, तो हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ क्या क्या पॉसिबल हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं अब ये आपको z और z बार को ऐड करना है और एक नया नंबर बनाना है, किसको, z को और z बार को, तो दिमाग लगाइए, ये रहा z, ये रहा z बार, z और z बार ऐड कीजिए तो x और x ऐड होकर के 2x हो जाएगा। लेकिन आयोटा y प्लस में है और आयोटा y माइनस में है, ऐड करेंगे तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो तो 2x आएगा। ओके, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सिंपल सी चीजें आपको बता रहा हूं, लेकिन जरूरी है इनको रिव्यू करना। ये सब ब्रेन में बिल्कुल क्विकली दिमाग में आनी चाहिए। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो ये चीजें बिल्कुल क्विकली दिमाग में आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये सब चीजें बिल्कुल फास्ट हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अब ये जो 2x है, कल वाला लेक्चर आप रिकॉल कीजिए, x को हमने कहा था कि ये रियल पार्ट ऑफ z है, तो फिर मैं इसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द z। रियल पार्ट कल काफी कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं, तो उसे जरूर दिमाग में रखिए। रियल पार्ट, रियल नंबर अलग बात है, रियल पार्ट का मीनिंग अलग है। रियल पार्ट मतलब z के जो दो पार्ट हैं उनमें से रियल पार्ट x है, टू रियल पार्ट ऑफ द z। सोचिए अगर हम यहां पर z माइनस जेड बार करते हैं देन व्हाट हैपेंड, इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप पाएंगे x कैंसिल हो गया, आयोटा y और ये माइनस आयोटा y प्लस में हो जाएगा और वैल्यू आपके पास 2 आयोटा y आ जाएगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। ओके, ये तो थी साधारण बात है। अब देखो आपको क्या समझना है, ये मैंने क्यों आपको रिव्यू करवाया है, इसको मैं क्यों वापस आपको याद दिला रहा हूं इन बातों को, उसकी वजह है जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम कार्टेशियन इक्वेशंस को z की इक्वेशंस के रूप में चेंज करेंगे। अब कार्टेशियन इक्वेशंस किसी भी कर्व की इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है, तो सर्किल की इक्वेशन एक्स वाई की टर्म्स में होगी, उस एक्स वाई की टर्म की इक्वेशन को z में कन्वर्ट करना है तो आपको x की जगह पर, इस x की जगह पर z प्लस जेड बार अपॉन 2 लिखना रहेगा। ये x की वैल्यू निकल करके आ गई है किसकी टर्म्स में, z की टर्म्स में। तो हम जितनी भी इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं एक्स वाई में उनको कन्वर्ट कर पाएंगे एक्स वाई से किस में, z में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। अब आपको इनका सिग्निफिकेंस समझ में आने लगेगा, महत्व समझ में आने लगेगा। अगर y कहीं पर है तो मैं y को हटाकर उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा लिख सकता हूं। तो इस तरह से एक्स वाई हट जाएंगे और उनकी जगह कौन ले लेगा, z और z बार ले लेगा। ओके, फिर एक और चीज पर बात करते हैं। देखो ये जो हमारे पास z और z बार है, अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, z बार, ये x प्लस आयोटा y है और ये x माइनस आयोटा y है। जरा इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो, ये x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा, ये x आयोटा y माइनस में बनेगा, ये x आयोटा y प्लस में बनेगा। या आप यूं कह सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप काम में ले लें तो आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब ये आयोटा स्क्वायर हम तो जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मतलब तो -1 होता है, ये टर्म कुछ ऐसे हो जाएगी, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है, तो हम यहां पर -1 लिख दें तो ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैंने कार्टेशियन
सिस्टम के अंदर डायग्राम बनाया था तब मैंने इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा था। आर का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसी आर स्क्वायर को, इसी आर को मोड जेड कहेंगे, चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम लिख सकेंगे मोड जेड का स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास निकल करके आ जाएगी कि कभी भी अगर आपको मोड जेड का स्क्वायर करना है तो आप जेड जेड बार कर दीजिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टी रहेगी। जब कभी भी मोड जेड का स्क्वायर चाहिए आप जेड जेड बार करके उसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक एलिमेंट्री चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम साथ के साथ ही यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कॉन्जुगेट से रिलेटेड। देखो, तो अगर हम बात करें यहां पर Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट की, क्या मीनिंग निकलता है इसका मतलब निकलता है कि Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड कर दो, ऐड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट ले लो, मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो। तो फिर यहां हम बेहद आसानी से ये समझ सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि x प्लस आयोटा y में x और y, आयोटा y दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, दे आर द सेपरेट पार्ट, x अलग है और आयोटा y अलग है। तो आयोटा वाली टर्म आयोटा के साथ ही बनी रहती है और जो बिना आयोटा वाली टर्म है वो बिना आयोटा के साथ बनी रहती है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो यहाँ आप बेहद आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि सर भाई आप कह सकते हैं कि सर जो है ये तो कॉन्जुगेट लेना है, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा करना है, तो ये काम हम जोड़ने से पहले करें या जोड़ने के बाद करें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब निकला? हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लें उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले लें, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा कर दें, या फिर हम पहले उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट ले लें और कॉन्जुगेट लेने के बाद में ऐड कर दें। वेरी क्लियर? ओके, यही बात माइनस पर भी लागू हो जाएगी। अगर यहां माइनस होता तो भी हम ऐसा लिख सकते थे। यही बात मल्टीप्लीकेशन पर भी लागू हो जाएगी कि मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, बाद में उनका कॉन्जुगेट लिया, या फिर मैंने पहले कॉन्जुगेट ले लिया बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू बराबर आएगी। इसी तरह से यही बात डिवाइड पर भी लागू हो जाएगी कि यदि Z1 और Z2 को हम डिवाइड करें और बाद में कॉन्जुगेट लें, या फिर हम पहले कॉन्जुगेट ले लें और बाद में डिवाइड कर दें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हम Z2 पर कंडीशन डाल देंगे कि वो Z2 जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम अक्सर काम में लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिलेटेड। तो आज मैंने आपको यही सब सिखाने की कोशिश की है। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर Z और उनकी इमेजेस कहाँ कहाँ नजर आएगी, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज कहाँ नजर आएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज कहाँ नजर आएगी, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज क्या बनेगी, राइट। और साथ ही हमने जो कॉन्जुगेट हमारे पास तैयार हुआ उस कॉन्जुगेट की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो हमने समझने की कोशिश की। हम आज यह भी सीख चुके हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन में x और y को हटाकर अगर z लाना हो तो हम कैसे लेकर के आएंगे। इन दो रिलेशंस का यूज करते हुए हम x और y हटाकर किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण को हम z की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्री चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते समय हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए, ताकि फिर एनालिसिस करते वक्त हम अटके नहीं, हम फटाफट कैलकुलेशंस करते जाएं, समझते जाएं, राइट। यही मैं कोशिश कर रहा हूं। स्टार्टिंग के मेरे लेक्चर्स फंडामेंटल्स पर ही हैं, हम कार्टेशियन सिस्टम तक अप्रोच कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पोलर सिस्टम और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, और यह भी सीखेंगे कि उसी पोलर इक्वेशन से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।